कॉन्सेप्ट में आपको लाइक्लीहुड नहीं लेना है, तो ये फंक्शन ही पूरा लाइक्लीहुड बन जाएगा एक साइज के सैंपल के लिए। तो अगले स्टेप पे जाना है। अगला स्टेप क्या था? लॉग लेना। तो लॉग ले सकते हैं। लॉग लेने का कॉन्सेप्ट भी आपको पता है कि जब फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है तब हम लोग लॉग लेते हैं, जैसे कि फंक्शन ई की पावर्स में हो, लैम्डा की पावर अल्फ़ा लगी हो, इस तरह से होता है तब लॉग लेते हैं। यहाँ पर लॉग ना लिया जाए तो भी काम चल जाएगा। तो अगर हम लाइक्लीहुड फंक्शन को यूनिट साइज के सैंपल के लिए लिखना चाहें तो वो सिमिलर हो जाएगा किसके? फंक्शन के, पीडीएफ के, टू अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एक्स। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये आएगा 2/अल्फ़ा माइनस एक्स बाई अल्फ़ा स्क्वायर। तो सीधे इस एल को हम अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो हम लोग देखेंगे कि सीधे करने से और लॉग लेने से क्या अंतर आता है। ठीक है, सपोज हमने इधर लॉग ले लिया है तो ये बन जाएगा log 2। फिर तो हमको ऐसे प्रोसीड करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ही लॉग को हम ऑपरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो log 2/अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस एक्स। अब अगर हम इस पे लॉग ऑपरेट करते हैं तो आएगा log 2/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस log अल्फ़ा माइनस एक्स। इस 2/अल्फ़ा को भी हम लोग लिख सकते हैं log 2 माइनस 2 log अल्फ़ा। लॉग तो सबको क्लियर है ना? लॉग में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। नो सर। अब हम इसको अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, डेल लॉग एल अपॉन डेल अल्फ़ा। अभी आपको पता चल जाएगा कि लॉग हम क्यों नहीं ले रहे थे। पहला वाला जीरो हो जाएगा, दूसरा वाला बन जाएगा -2/अल्फ़ा, तीसरे वाले की बात करें तो ये बनेगा 1/अल्फ़ा माइनस एक्स, और अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में इसको फिर से करेंगे तो 1 वैल्यू आएगी। इसको पुट कर दो इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1/अल्फ़ा माइनस एक्स इक्वल टू 2/अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक मिनट, किसी की एंट्री आई है, ज़रा वेट करेंगे। हाँ, ये हो जाएगा अल्फ़ा/2। यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एक बार और देखेंगे। टू अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एक्स। सर एक्स इक्वल टू अल्फा बाई टू आया। सर अल्फा बाई हाँ टू हाँ उधर हाँ, जाके ठीक माइनस है हो ठीक है जाएगा ठीक एक्स है, हाँ उधर से। बाई टू भी है, हाँ ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ओके, सॉरी। अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू इक्वल टू एक्स, और यहाँ से एक्स इक्वल टू अल्फ़ा बाई टू। एक्स इक्वल टू अल्फ़ा बाई टू आया है और हमको किसका निकालना था? हमारा पैरामीटर कौन है? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई? 2x। अब देखिए, जब फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है तो लॉग उसे आसान बनाता है। ये फंक्शन सिंपल था, अगर हम इसको डायरेक्टली करते तो क्या होता? डेल लॉग बाई डेल अल्फ़ा। ठीक है, तो जब हम इसको अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली करते तो पहला वाला आता -2/अल्फ़ा स्क्वायर, और अगर इसकी बात करें तो ये माइनस पहले से है, बाकी आता -2/अल्फ़ा क्यूब, और हम इसको पुट करते इक्वल टू 0। डिफ्रेंसिएशन में कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हमारा प्लस वाला है, प्लस वाला है हमारा 2x/अल्फ़ा क्यूब, और माइनस वाले को इस तरफ शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर। हाँ हेलो, गलती तो नहीं हुई है? 2/अल्फ़ा आएगा और -x 2x/अल्फ़ा स्क्वायर। ओके, तो इस 2/अल्फ़ा का करेंगे तो -2 अल्फ़ा स्क्वायर सही है, और अगर इसका करेंगे x/अल्फ़ा स्क्वायर का अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में तो -2 एंड अल्फ़ा की पावर 3। सही तो है? बाकी सॉल्व करके देखिए। सर इससे तो टू कट जाएगा। हाँ,
गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए थी, आंसर सेम आना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसको देखता हूँ। MLE एस्टिमेटर, एक से तो आंसर आ गया, लेकिन इससे भी आता है। जब सिंपल फंक्शन होते हैं तो हम लॉग नहीं लेते हैं। लॉग लेने का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तभी हम लॉग लेते हैं, क्योंकि लॉग फंक्शन जो होता है ये कैसा फंक्शन होता है इसके बारे में किसी को कोई आइडिया है? जब भी हम किसी फंक्शन पे लॉग लगाते हैं, मान लो हमारा सर फंक्शन, एक्सक्यूज मी, हाँ सर 2 को मल्टीप्लाई भी तो होगा x के साथ। सर सबसे पहली लाइन। हाँ, ये इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा था ना। 2, हाँ यहाँ पे भी 2 आएगा, कुछ गड़बड़ी हो गई थी वो। चलो ठीक है, अब वापस से इसको करेंगे तो यहाँ पर एक 2 तो पहले से है। अब रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि रिजल्ट सेम आना चाहिए था, दोनों ही मेथड एप्लीकेबल है। हमने आप लोगों को कल लॉग वाला बताया था, सिंपल फंक्शन के लिए हम ऐसे ही कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया 4। अब शायद रिजल्ट आपको क्लियर है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x आ जाएगी ना यहाँ से? यस सर। हाँ बिल्कुल आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू 2x। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? करेक्ट। ऑप्शन 2 पे जरा आते हैं। 2x इज़ द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ अल्फ़ा। इसकी अनबायसनेस को चेक करने का एक ही तरीका है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या तरीका है? हम लोग क्या लेते हैं इसका? एक्सपेक्टेशन। तो 2x का एक्सपेक्टेशन लेने का मतलब कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन आएगी x पे। अब अगर आप अपने फंक्शन को देखो तो रेंज है 0 से अल्फ़ा और ये है फंक्शन। 0 से अल्फ़ा पे इस फंक्शन को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। एक्सपेक्टेशन x की डेफिनेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एक्स और डी एक्स। अगर इंटीग्रेशन हो गया और एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x इक्वल टू अल्फ़ा आ गया तो हम कहेंगे कि ये 2x अनबायस्ड एस्टिमेटर है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करना है हमको, x इंटीग्रेट करना है हमको x के रेस्पेक्ट में। तो x के दो फंक्शन बना लेते हैं। 2 अल्फ़ा स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह इसको बाहर ले लेते हैं, तो 2 इंटू 2 अल्फ़ा स्क्वायर। तो पहला फंक्शन बनेगा अल्फ़ा एक्स और दूसरा बनेगा एक्स स्क्वायर, और इस पे 0 टू अल्फ़ा इंटीग्रेशन। 4 बाई अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट ऑपरेट कर देंगे 0 टू अल्फ़ा। तो पहली लिमिट ऑपरेट होने पर ये बन जाएगा अल्फ़ा क्यूब बाई 2, और यहाँ भी साथ बन जाएगा अल्फ़ा क्यूब बाई 3, और 0 पे पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा क्यूब को हम बाहर कर सकते हैं, 4 अल्फ़ा क्यूब बाई अल्फ़ा स्क्वायर 1/2 एंड 1/3, 3 माइनस 2/6। तो कैंसिल कर देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा को। यहाँ से आ रहा है 4 अल्फ़ा और इधर से आ रहा है 1/6। तो फाइनल रिजल्ट कितना आया? 2/3 अल्फ़ा। तो क्या अनबायस्ड है? 2x इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ अल्फ़ा। नो सर। जब हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x कैलकुलेट की तो उसका रिजल्ट आया 2/3 अल्फ़ा। अनबायस्ड नहीं है। तो अब अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर ये अनबायस्ड नहीं है तो कौन अनबायस्ड है, क्या आप इसका पता लगा सकते हैं? सर 3x। हाँ बिल्कुल, आपको क्या करना है, इस वाले कांस्टेंट को इस तरफ शिफ्ट कर देना है, और कांस्टेंट को हम एक्सपेक्टेशन से बाहर करते हैं तो अंदर भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 3x इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के लिए जो अनबायस एस्टिमेटर बना वो 3x बन गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। सभी को क्वेश्चन क्लियर है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सिंपल फंक्शन होने के केस में हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी करते हैं बिना लॉग लिए हुए, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी बाइनोमियल का क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ आज। पॉइसन का कल हो गया है,
एक्सपोनेंशियल का कल एक मैंने दिया था, नॉर्मल का क्वेश्चन बचा हुआ है, तो नॉर्मल का भी करवा देते हैं। तब तक एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन में एमएलई ही निकालना है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, देखते हैं इसका एमएलई क्या आएगा। तो कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को, समझ में आया अच्छे से एमएलई? अदर देन कैलकुलेशन मिस्टेक, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक को छोड़े तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, एक्स आई फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, और अब की बार सैंपल का साइज है एन, और बिग थीटा यानी पैरामीट्रिक स्पेस में हमारे दो पैरामीटर हैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर। किसी ने कल या परसों मेरे से पूछा था बिग थीटा क्या है सैम्पलिंग के क्लास में, तो चलो अब उसी की चर्चा करेंगे क्लास में। म्यू की रेंज है -∞ टू इन्फिनिटी और सिग्मा स्क्वायर की रेंज है 0 से इन्फिनिटी। म्यू नोन है और आपको फाइंड आउट करना है एमएलई ऑफ सिग्मा स्क्वायर का एमएलई। तो लाइक्लीहुड फंक्शन का नॉर्मल का हम पीडीएफ पहले लिख लेंगे, सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e टू द पावर 1/2 सिग्मा स्क्वायर और x माइनस म्यू होल ऑफ स्क्वायर। लाइक्लीहुड सब लोग लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 सिग्मा टू द पावर n अंडर रूट 2 पाई पावर n और e टू द पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू स्क्वायर। अब अगला काम क्या करना है, तो e की पावर में फंक्शन है, फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, लॉग ले लेते हैं। इस वाले पे लॉग ऑपरेट होगा तो आएगा -n लॉग सिग्मा। इस वाले की अगर बात करें अंडर रूट 2 पाई तो ये आएगा -n लॉग रूट 2 पाई, और कांस्टेंट है अभी डिफरेंशिएट करते ही ये 0 बन जाएगा। आगे -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू स्क्वायर। इसमें दो तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, एक तो सिग्मा के लिए भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और सिग्मा स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो आपको सिग्मा स्क्वायर का निकालना है तो सीधे सीधे सिग्मा स्क्वायर के लिए करो। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन में सिग्मा स्क्वायर को पुट कर देते हैं थीटा, तो ये आएगा माइनस लॉग रूट थीटा। ये तो कांस्टेंट है, इसको हम सी लिख लेते हैं, हालांकि डिफरेंशिएट करेंगे अभी 0 हो जाएगा। ये आएगा -1/2 थीटा समेसन i इक्वल टू 1 to n। ऐसा मैंने इसलिए किया कि तुम लोगों को डिफरेंशिएशन करने में कोई दिक्कत ना हो। अब सर में हाँ बताओ। सर इसका एक और तरीका भी तो हो सकता था, n log ये जो n log सिग्मा लिखा हुआ है सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, 2 पावर उधर चढ़ जाता, फिर सिग्मा स्क्वायर बन जाता। बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, और शायद वो हो भी जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी देखिएगा। रूट थीटा का मतलब होता है थीटा की पावर हाफ, और लॉग में पावर क्या होती है, हो गया ना वैसे ही। आपने जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, बस वही है कि अब माइंड क्लिक करने का है, तो मैं मेरा जैसे क्लिक किया मैंने इधर कर लिया, आप वैसे भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है अनिकेत? ठीक है। यस सर। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर पहली वाली वैल्यू आएगी -n/2 थीटा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। इसकी बात करें तो 1/2 थीटा स्क्वायर माइनस का आएगा जो इसको प्लस बना देगा, समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n एंड xi माइनस म्यू सिग्मा म्यू पावर 2। ठीक है, अब इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं जल्दी से। 1/2 दोनों तरफ आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आ रहा है 1 थीटा स्क्वायर समेसन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस म्यू स्क्वायर, और इस साइड आएगा n/थीटा। तो थीटा स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, सीधे यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो आएगी 1/n समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n
xi माइनस म्यू स्क्वायर। आंसर कौन सा सही है? ए, है ना। इस क्वेश्चन पे जब हम सफिशिएंसी करवा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि इसके 3 आंसर सही हैं। किसी को याद है कौन कौन से? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। हाँ, फिर से बोलेंगे। ए सी एंड डी। ए सी एंड डी, देखो याद है। इस वाले को क्यों कैंसिल किया ये भी याद होगा आपको, क्योंकि इसमें x1 x2 xn का पूरा यूज नहीं किया गया है। कहाँ तक वैल्यू रन कर रही है? n-1 तक। इस वजह से इस वाले को कैंसिल किया गया। अगर बाकियों को हम देखें तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालते समय भी तो हम लाइक्लीहुड ही लेते हैं, और लाइक्लीहुड में क्या देखते हैं? L1 और L2 दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो अगर हम इस लाइक्लीहुड को L1 और L2 दो पार्ट में ब्रेक करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 1/सिग्मा की पावर n e टू द पावर 1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन xi माइनस म्यू स्क्वायर, और साथ में 1/√2 पाई की होल पावर n। ये L2 मान लो और ये पूरा L1 मान लो। इसमें आपको सिग्मा स्क्वायर भी दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, और एक स्टैटिस्टिक्स भी दिख रही है। रिजल्ट क्या आया? समेसन xi माइनस म्यू स्क्वायर इज सफिशिएंट फॉर सिग्मा स्क्वायर। अब इसको n से डिवाइड करो, n-1 से करो, किसी से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स सब बनेंगी। इसीलिए तो कहते हैं कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स आर नेवर यूनिक। लेकिन जब एमएलई की बात आई तो इसका एमएलई तो एक ही आया ना, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। तो एमएलई का रिजल्ट ये है केवल, और अगर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। बस ये नहीं होगा क्योंकि इसमें पूरा सैंपल यूज नहीं किया गया। ओके, तो कॉन्सेप्ट थोड़े से और क्लियर हुए होंगे तुम लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है, ये तो आगे बढ़ते हैं। हाँ बताओ। सिग्मा स्क्वायर की जगह थीटा क्यों रखा है? क्योंकि आपको किसका एस्टिमेटर चाहिए था? सिग्मा स्क्वायर का चाहिए था ना। यस सर। तो जब थीटा का निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर का आ जाएगा। अगर आपको स्क्वायर वाले डिफ्रेंसिएशन करने में दिक्कत नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कभी कभी किसी को होता है ना कि x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो और x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करो। तो मैं आपसे कुछ आंसर पूछ रहा हूँ, आपको बताना है। बताइए, x की पावर 4 को सिंपल डिफ्रेंसिएशन x में करेंगे, आंसर क्या आएगा? सर 4x इंटू पावर 5। पावर 5। 3। अच्छा, अब इसी x की पावर 4 को हम x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे, आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट। हाँ, बस इसीलिए पुट कराया था ताकि डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत ना हो। इसको एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में अनिकेत बताएगा। बताओ अनिकेत, क्या आंसर आएगा? ये सर बता रहे हैं, एक सेकंड। देखो इसीलिए पुट यस कराया, सर, 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आएगा ना। तो अगर पुट ना कराते तो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत आती। अब जब सिग्मा स्क्वायर की जगह मैंने थीटा पुट कराया तो आप सिंपल वाला फार्मूला आपको पता ही है, थीटा के रेस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो आई थिंक क्लियर हो गया ना आपको कि मैंने क्यों पुट किया था। यस सर। और मैंने ये भी कहा कि आप इसको सिग्मा के रेस्पेक्ट में भी करके कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। अगर आपको करना है तो मैं अभी देखो करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट सिग्मा। नहीं सर, रहने दीजिए। लेकिन ये एक स्पेशल केस होगा कि जब सिग्मा के रेस्पेक्ट में इसका आंसर आ जाएगा। हर केस में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो बेहतर है कि आप बेसिक पे रहो। बेसिक का मतलब इस पे, जब सिग्मा स्क्वायर का पूछे तो इस तरह से कर लेना, सिग्मा का पूछे तो डायरेक्टली कर लेना। इसमें सिग्मा के रेस्पेक्ट में तुम लोग करके देखना, तुम लोग का होमवर्क है। इसको डेल लॉग एल बाई डेल सिग्मा इक्वल टू 0 पुट करना, आपका रिजल्ट वही आ जाएगा जो पहले आया था। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन बताया ना स्पेशल केस, सब में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो बेहतर है कि आप अपने इस पे फॉलो करो। जब आपको सिग्मा स्क्वायर का निकालना है तो सिग्मा स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करो। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सर मेरे कहने का उस वक्त मतलब ये था कि थीटा ना रखने के बजाय डायरेक्टली सिग्मा स्क्वायर से कर देते हैं, वो जो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड है उससे सिग्मा स्क्वायर का फॉर्म बन जाता है यहाँ पे आके। आपकी बात सही है, लेकिन अभी किसी दूसरे ने पूछा था ना कि क्यों पुट किया, तो उसका रीज़न मैंने बताया ना कि कभी कभी होता है ना कि डायरेक्ट जब हमको सिग्मा स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो गलती होने के चांसेस हैं। अब इसको मैंने जब बोला एक्स स्क्वायर में करो तो थोड़ा सा सोचे ना सब लोग, तो जो यस पुट सर। करने के बाद है वो सोचना नहीं है, और मिनिमम चांसेस हैं गलती होने की, तो एग्ज़ाम में हमको ये भी तो बचाना रहता है कि कम से कम गलतियां हों। मान लो कहीं पर आपने जल्दी से कुछ करके कर दिया और ज़रा सा भी चूक हो गई, घर आके आंसर मैच किया, तो फिर आपने मेहनत पूरी की, आपको आता भी पूरा था, नंबर नहीं मिले। तो इसलिए गलतियों को बचाने का भी एक तरीका है कि हम बेसिक पे रहें, ज़्यादा स्पीड में और स्मार्टनेस के साथ आंसर करें, लेकिन सावधानी से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। बाकी इस पे और चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं, सबको क्लियर हो गया कि मैंने क्यों ऐसा करवाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सफिशिएंसी का अल्फा वाला हो गया है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पर लगा है ये अभी नहीं करवाएंगे आपको, इसमें थोड़ा सा ये एमएलई का है क्या, 2 साइज का सैंपल है, ये भी बड़ा है, इसको भी लास्ट में करवाएंगे। जो छोटे छोटे, हाँ, तो एमएलई के कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको और आज और बताने वाले हैं जिनमें दूसरी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो दोनों को लेकर चलते हैं, सफिशिएंसी को भी और एमएलई को भी। आपको दिखाते हैं कि कब ऐसा होता है कि हमारा ये जो मेथड है ये फेल होता है। तो जब मेथड फेल होता है तो हमको करना क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों में होता है। हमको यहाँ पर कंटिन्यूअस से मतलब है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलो करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर ए कॉमा बी, जहाँ पर बी अपर लिमिट होती है और ए लोअर लिमिट होती है, ठीक है। तो एक्स अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर ए कॉमा बी, तो इसका जो पीडीएफ हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं 1/b-a। अब ये बना कैसे, इसकी चर्चा हमने की थी जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था। अभी आपको वहाँ पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, केवल आप इसका पीडीएफ याद रखिए। रेंज इसकी क्या हो जाएगी, ए टू बी, ठीक है। अब अगर इस रेंज पर हम इसको ए और बी पैरामीटर जो हमारे हैं इनका निकालना चाहें लाइक्लीहुड एस्टिमेटर या फिर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, तो देखिए क्या दिक्कत आने वाली है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सफिशिएंसी निकालने के लिए हम इसका लॉग लेते, लाइक्लीहुड निकालते हैं। लाइक्लीहुड क्या आएगा, 1/b-a⁻n। अगला काम क्या कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं। तो लॉग लेने पर आएगा -n log b-a। इसके बाद हम इसको a और b के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले a के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो क्या आएगा -n/b-a, और a के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक माइनस और आ जाएगा, और इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अब अगर इसको आप देखो तो आपके पास आया n/b-a इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हम a या b की वैल्यू निकाल सकते हैं, नो सर। यानी b-a अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इनफाइनाइट के बराबर आएगा, अनडिफाइन हो गया। यानी कि इसको कहते हैं कि जो लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का मेथड है, एमएलई का जो मेथड है प्रॉपर वाला जिसमें लॉग लेते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, ये फेल हो गया। ये रिजल्ट एब्सर्ड है, यानी कि हमारे काम का नहीं है। तो ये मेथड हो गया फेल। अब जब ये मेथड फेल होता है तो हम लोग किसी दूसरे मेथड की तरफ मूव करते हैं। तो दूसरे मेथड की तरफ जो मूव करने वाले हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इसका कोई प्रोसीजर नहीं है, इंस्पेक्शन का मतलब होता है परीक्षण। यानी हमारे मेथड का अगर हम नाम देखें तो क्या था,
MLE का मतलब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, यानी इस यहाँ से हमको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हम लाइक्लीहुड फंक्शन को क्या करते हैं, मैक्सिमाइज, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट ही लगाते हैं MLE को निकालने के लिए। एक डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 रखते हैं, सेकंड डिफरेंशिएशन चेक करते हैं लेस देन 0 है कि नहीं। तो वहाँ तक आपको नहीं जाना है, बट आप बस ये जान लो कि MLE प्रोसीजर में लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज किया जाता है। ठीक है, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से भी तो हम ये काम कर सकते हैं। कैसे? हम डिफरेंट वैल्यूज़ पे अपना फंक्शन चेक कर लेंगे, देखेंगे किस पे मैक्सिमम हो रहा है और हमको क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन मेथड फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड होल्ड करेंगे आप लोग। तो इंस्पेक्शन में क्या है, हम अपना लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लेते हैं। हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है 1/b - a होल पावर n, और हम a और b की वो वैल्यूज चूज करेंगे जिसके लिए हमारा फंक्शन लाइक्लीहुड वाला मैक्सिमम हो जाए। दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब चूज कैसे करना है उसको बताने के लिए पहले हमको आपको बताना पड़ेगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो जो पुराने बच्चे हैं शायद वो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। कितने लोग जानते हैं जरा बताइए। चलो कोई नहीं जानता है, अच्छी बात है। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? तो सपोज कर लो कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन से आप लोग परिचित हो सभी लोग। पॉपुलेशन में हमारे पास यूनिट्स हैं। इन यूनिट पे हमने कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेट की x। मान लो हम कह रहे हैं कि x क्या है, नंबर इन स्टैटिस्टिक्स। एक परीक्षा हुई उसमें स्टैट्स में आए हुए नंबर। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को अप्लाई करने के बाद यूनिट 1 का स्कोर x1 मिला, x2 मिला, xi मिला और xn मिला। अब अगर हम वापस से इन स्कोर्स को अरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, सपोज सबसे छोटी वैल्यू जो इनमें से कोई भी होगी, कोई भी किसी का भी नंबर कम हो सकता है, उसको हम नाम दे रहे हैं x1 और 1 को पैरेंथेसिस में रखना है, ब्रैकेट में रखना है। इससे बड़ी जो वैल्यू होगी इसमें से कोई भी हो सकती है, उसको नाम दे रहे हैं x2। सिमिलरली इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और हम सभी को ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो इस नोटेशंस को एक नए नोटेशंस की तरह समझना। ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नोटेशन है जब भी हमारा 1 या 2 ब्रैकेट में आ जाता है। तो इसकी खास बात होती है कि ये सबसे छोटा होता है, ये इससे छोटा होता है, ये इससे छोटा होता है, ये इससे छोटा होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे 2 स्कोर इक्वल हो जाते हैं, तो हम किसी को भी पहले किसी को भी बाद में रखते हैं और इक्वलिटी भी लगा लेते हैं। तो अगर इक्वल हुए तो ठीक, नहीं तो ग्रेटर वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। तो हम लिखते समय दोनों ही लिख लेते हैं, लेस और इक्वल। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सबको समझ में आई क्या? बताओ। यस सर, आ रही। ओके, अब हम यस सर, आ अगर रही। हमारा रैंडम वेरिएबल x अगर फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर a एंड b, और हम यहाँ से एक सैंपल ले रहे हैं x1 x2 डॉट डॉट xn साइज का, तो जब x की रेंज a से b है तो क्या किसी भी x1 x2 की वैल्यू इस a या b के बाहर जाएगी? रेंज के बाहर कैसे जा सकता है? सैंपल अगर हम इस यूनिफॉर्म से ले रहे हैं तो उसकी रेंज में ही तो x1 x2 xn आएगा, है ना। अब क्या करते हैं, अगला काम क्या करते हैं कि हम इस x1 x2 xn को ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। वो हम कर सकते हैं क्योंकि हमको इनकी वैल्यूज़ पता होती है। पढ़ तो हम थ्योरी में रहे लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो हमको इन ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज़ पता होती हैं। तो इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू आई वो x1 बन गई, उससे बड़ी जो आई वो x2 बन गई, इसी तरीके से लास्ट वैल्यू xn बन गई। और ये कंडीशन अभी भी लगी हुई है कि ये a से b के बीच में ही रहेंगी। ठीक है, अब अगर हम लाइक्लीहुड फंक्शन के मैक्सिमम होने की बात करें तो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, 1/b - a होल पावर n। ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है, इसे हमको मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करने के लिए क्या क्या हमको सोचना है ज़रा देखिए। अगर कोई क्वांटिटी न्यूमरेटर में होती तो हम उसको डायरेक्टली मैक्सिमाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करने का मतलब है कि नीचे वाले फंक्शन को मिनिमाइज करना। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ये फंक्शन जितना मिनिमम होगा होल क्वांटिटी उतनी मैक्सिमम हो जाएगी। आपको ये बात क्लियर है?
ये वाला जितना मिनिमम होगा होल क्वांटिटी उतना ही मैक्सिमम रहेगी। जैसे 2 को मैक्सिमाइज करना है तो 2, 3, 4 कर लो, लेकिन अगर 1/2 है इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको मिनिमम रखो। ये मिनिमम रहेगा तो होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसको मैक्सिमम हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम हो जाएगा। x लिख लो, x एंड 1/x। x को मैक्सिमाइज करने का मतलब इसकी वैल्यू बढ़ाते चले जाओ। 1/x का मैक्सिमाइज होगा जब इस x को घटाते चले जाओ। तो यहाँ पर हमको ये पता चल गया कि लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करने के लिए हमको b माइनस ए की पावर n को मिनिमाइज करना है। अब ये मिनिमम कब आएगा, तो ये डिपेंड है b माइनस ए पे। b माइनस ए तो मिनिमम तभी आएगा जब ये ज़्यादा से ज़्यादा हो और ये कम से कम हो, यानी a क्या हो, मैक्सिमम, और b क्या हो, मिनिमम। स्टेप वाइज चलिएगा। पहले स्टेप में क्या समझा आपने, इसको मैक्सिमम करना है। इसको मैक्सिमम करने के लिए नीचे वाले को मिनिमम करना है। नीचे वाले को मिनिमम करने के लिए इस b माइनस ए का डिफरेंस जितना कम आए, और वो कब होगा, जब a बड़े से बड़ा रहे और b छोटे से छोटा रहे, तो एक हो जाए मैक्सिमम और b हो जाए मिनिमम। तो अब आप अपने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को देखो, जो भी सैंपल आपने लिया था उसको ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ऐसी कौन सी मैक्सिमम वैल्यू ए की है जो ए सबसे जल्दी अटेंड कर सकता है, यानी कि अटेंड करने के चांसेस ज़्यादा हों। कोई भी पैरामीटर वो वैल्यू जल्दी अटेंड करता है जो उसके पास होती है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए की मैक्सिमम वैल्यू सबसे जल्दी होने के चांसेस x1 के हैं। x1 ही तो हमारे सैंपल की पहली वैल्यू है और ए को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो ए जिसके ज़्यादा पास है वो एस्टिमेशन ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। हम लोग कर क्या रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं ना, तो एस्टिमेशन में एस्टिमेटर ऐसा लेना है जो अच्छा रहे, बेस्ट रहे। तो अगर हम ये कहें कि ए की वैल्यू xn है तो xn की दूरी ए से कितनी है, ए पैरामीटर xn वैल्यू अटेंड करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जबकि x1 इसके जस्ट पास में है। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए विच इज़ ईजिली अटेनेबल बाई ए इज़ x1। तो हम लिखेंगे a का जो एस्टिमेटर आया वो क्या आया, x1 आया। अब b को करना है मिनिमम, तो b की मिनिमम वैल्यू जो b सबसे जल्दी अटेंड कर सके वो है xn। तो b का जो एस्टिमेटर आएगा वो क्या आएगा, xn आएगा। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा कि सर ने b को x1 क्यों नहीं लिया, a को xn क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम कर रहे हैं एस्टिमेटर, और एस्टिमेटर कब अच्छा माना जाता है, जब वो सबसे अप्रोप्रिएट हो। जैसे कि मान लो हमने कहा कि x की वैल्यू आएगी 5 से 10 के बीच में, लेकिन एक नीचे वाले ने एस्टिमेट किया कि x की वैल्यू आएगी 6 से 7 के बीच में। बताओ इसका एस्टिमेशन अच्छा है या इसका एस्टिमेशन अच्छा है? दूसरे वाले का जो ज़्यादा क्लोजर रेंज देगा उसी का तो एस्टिमेशन अच्छा मानेंगे। अब एक कमेंटेटर कह रहा है कि इंडिया का स्कोर रहेगा 100 से 160 और एक कह रहा है कि 120 से 130 रहेगा, तो इसका एस्टिमेशन अच्छा है क्योंकि इसकी रेंज कम है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू को बढ़ाकर यहाँ करेंगे तो ए से इसकी दूरी बढ़ जाएगी, रेंज बढ़ जाएगी। जब ये अच्छा कब माना जाएगा, जब इसकी रेंज सबसे कम हो, यानी कि ये सबसे आसानी से जो वैल्यू अटेंड कर पाए। तो आपको क्लियर हुआ कि लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमम करने के लिए हमको ए की वैल्यू को मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेनी पड़ेगी और बी की वैल्यू को मैक्सिमम ऑर्डर की स्टैटिस्टिक्स लेनी पड़ेगी। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में इसको मिनिमम बोलते हैं और इसको मैक्सिमम ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है एस्टिमेशन का वो लाइक्लीहुड के डायरेक्ट प्रिंसिपल से नहीं आया जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करते थे, बल्कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से आया। तो क्या सभी को 100% ये क्लियर हो गया? नहीं? सर एक डाउट है। हाँ डाउट पूछिए आप। सर एक डाउट है। सर जैसे ए की मैक्सिमम वैल्यू लिखने के लिए हम लोगों ने x1 को सेलेक्ट कर लिया। वैल्यू लिखनी पड़े तो क्या, अगर ए की मिनिमम वैल्यू लिखनी पड़े तो क्या लिखेंगे? तो क्या लिखें? तो ए की मिनिमम वैल्यू एग्जैक्टली नहीं, अगर हम ऑर्डर में लिखेंगे तो x1 ही लिखेंगे। यहाँ पर बात हो रही है कि ए मैक्सिमम वैल्यू ए की इनमें से कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू जो एस्टिमेशन में सबसे अच्छी मानी जाए। आप क्वेश्चन को फोल्ड कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन जो हमें सर्च करना है उसके अकॉर्डिंग ए की मैक्सिमम वैल्यू हम वो लेंगे जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, यानी जिसके क्लोज ये आसानी से पहुंच जाए। अब आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है? चलो मेरे पास एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। एक आदमी है, ये करता है बिजनेस, ठीक?
इसके एक महीने में पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी या कह लो कि रेंज 10,000 भी कमा सकता है, 20,000 भी कमा सकता है, 30,000 भी कमा सकता है। लेकिन एक का जो करंट स्टेटस है वो ये है कि इसको 8,000 रुपये मिल रहा है। अब अगर हम ए की इनकम को एस्टिमेट करना चाहें तो ए की इनकम की एस्टिमेशन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अगर ये अपने बिजनेस को नॉर्मली इंक्रीज कर रहा है तो एस्टिमेशन करते समय इसकी इनकम के मैक्सिमम होने के चांसेस किस पे ज़्यादा हैं, इस पे कि इस पे कि इस पे? 10,000 10,000 पे है ना? क्यों है? 10,000 8,000 ये कमा रहा, आपने ये भी तो देख लिया, तो ये ए भी तो कोई वैल्यू होगी और ये एक्स वन उससे बड़ा या बराबर हो सकता है। तो ए के इसके पास ज़्यादा पहुंचने के चांसेस हैं कि इसके पास? सर समझ गया। क्लियर हो गया ना? सर समझ गया। अच्छी बात है। तो बस यही है, बी का अगर मिनिमम देखना चाहें तो बी 50,000 वाला है, पहला चांस तो यही है कि वो एक्शन पे आएगा, उसके बाद हो सकता हो आगे भी जा सके। तो अब चूंकि हम लोग थ्योरी के साथ डील कर रहे हैं ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा एजम्पशंस भी लेने पड़ेंगे। अब कहने के लिए तो कोई कह सकता है कि सर ए 30,000 क्यों नहीं कमा सकता, मेहनत करेगा 8,000 से सीधे 30,000 पे, तो बोलने में सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ये सभी जानते हैं, और एक्सेप्शन भी अलग होते हैं। कोई एक आदमी रातों रात शेयर बेचकर अमीर बन जाए, 8,000 से 1,00,000 पे पहुंच जाए तो अलग बात है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सबको इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। 10 पे आएगा, फिर 20 पे आएगा, फिर 30 पे जाएगा। ओके, ठीक है। तो लाइक्लीहुड का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया जो हमने यूज़ किया मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में। अब आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ फॉर्म बताते हैं। कभी कभी लिखा होता है एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म माइनस थीटा से थीटा। इस केस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होगा वो क्या होगा, तो आपको बेसिक फार्मूला याद रखना है 1/b माइनस ए। आपका b क्या है? थीटा, और a क्या है? माइनस थीटा। तो आपका फंक्शन क्या आ जाएगा? वन अपॉन टू थीटा। ठीक है। मान लो आपका x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा माइनस हाफ टू थीटा प्लस हाफ। अब आपका fx क्या हो जाएगा? 1/b माइनस है, यानी थीटा प्लस हाफ से ये थीटा माइनस हाफ घटा देंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। और भी होते हैं, x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद 1/2 एंड 1/2। इस केस में भी आपका fx क्या होता है? वन कैसे आएगा? ये वाला 1 कैसे आएगा? सो 4 आएगा। फार्मूला लगाओ, सो 4 आएगा। थीटा माइनस हाफ b माइनस ए। अच्छा समझ गया। समझ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? 1। ठीक है। यस सर। तो इस तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन रेंज के आधार पर बहुत सारे फॉर्म बनते हैं। अब अलग अलग केसेस में जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो अलग अलग हो जाता है। अब जैसे हम इस वाले केस की बात करें, तो इस वाले केस में हम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर की सर्चिंग करेंगे, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कैसे लगेगा जरा ध्यान से देखना। हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? लाइक्लीहुड फंक्शन। तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन से आएगा, इसके एफएक्स से क्या आएगा? 1/2 थीटा की पावर n। हमको इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब नीचे वाली क्वांटिटी को बोलो मिनिमाइज करना। यानी हमको 2 थीटा को मिनिमाइज करना है, तो 2 थीटा में हम थीटा को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब थीटा को मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे? एक x1 x2 एक्शन साइज का सैंपल लोगे और उसको अरेंज करोगे ऑर्डर में। तो अब कौन सी स्टैटिस्टिक्स होगी जो इसके ज़्यादा क्लोज होगी? यानी थीटा की मिनिमम वैल्यू हमको लेनी है, तो आप लोग बताइए कौन सी होनी चाहिए? मैंने कुछ शायद गड़बड़ी की है, एक्चुअल में ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे 0 करो, तुम लोग 0 कर लो इसको। ठीक है। अब इसका जो एफएक्स होगा ना वो 1/थीटा हो जाएगा। अब ये बन जाएगा थीटा की पावर है। ओके। तो अब थीटा की पावर n हो गया और थीटा की मिनिमम वैल्यू हमको लेनी है। तो थीटा की कौन सी मिनिमम वैल्यू है जो वो सबसे जल्दी अटेन करेगा? बताओ। xn। तो इस केस में जो थीटा का mle होगा, थीटा एस्टिमेट हो गया तो कैप लगा दिया, और कौन से मेथड से हुआ? mle से, तो यहाँ mle लिख दिया। ये होगा xn। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम इस पे चलाने जा रहे हैं। ठीक है।
तो जल्दी से इसके एफएक्स और लाइक्लीहुड की बात कर लेते हैं। तो इसका एफएक्स कितना आया था 1, तो लाइक्लीहुड निकालेंगे तो भी 1 ही आएगा, यानी कि इसका जो लाइक्लीहुड फंक्शन आया वो 1 आ गया। अब 1 को तो मैक्सिमम कर नहीं सकते क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर हो गया। फिर भी अगर आपसे कहा जाए कि थीटा को एस्टिमेट करो तो थीटा की अप्रोप्रिएट वैल्यू को बताने के लिए आपको इनको ऑर्डर में अरेंज करना होगा, x1 x2। ध्यान से देखना, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। थीटा प्लस हाफ, तो थीटा दो जगह से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और दूसरा इस वाले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू आएगी x1 प्लस हाफ से छोटी, और अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी xn माइनस हाफ से बड़ी। अब अगर हम यहाँ पे एक रेंज बनाएं तो रेंज ये आएगी कि थीटा की वैल्यू x1 प्लस हाफ से छोटी होगी और xn माइनस हाफ से बड़ी होगी। इस रेंज में थीटा कुछ भी लिया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। तो थीटा की वैल्यू लेने पर लाइक्लीहुड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो थीटा को यहाँ से यहाँ तक कुछ भी ले लो, बस रेंज देख लेना कि रेंज बनती कैसे है। ये इसके अप्रोप्रिएट है, सबसे पास है, तो इससे आ जाएगा, और ये इसके सबसे पास है। तो इस वाले केस में जो लाइक्लीहुड फंक्शंस हैं, वो लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स हैं, वो इस रेंज से इस रेंज में कुछ भी हो सकते हैं, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो क्या सबको ये वाला भी क्लियर हुआ? ये वाला तो कांस्टेंट हो गया, इसको काट देना, ये वाला हटा दो, ये नहीं करना है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हम इंस्पेक्शन लगाते हैं। कुछ क्वेश्चन और आपको मिलेंगे जब आप पीडीएफ फाइल देखोगे जिसमें हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाते हैं। तो मेरी समझ से आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और तुम लोगों का होमवर्क है, आज के बाद क्लास अब दीपावली के बाद होगी, तो तुम लोग एमएलई का पूरा पीडीएफ घर पे देख डालना, और जो जो प्रॉब्लम्स हों उनको नोट डाउन करके रखना, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सैम्पलिंग क्लास है तो मैं थोड़ा 5 मिनट पहले वाइंड अप कर रहा हूँ।